ये है हरिपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से कम और द्वारिका काका के गर्मा गर्म समोसों की खुशबू से ज्यादा होती है। जैसे ही काका की दुकान का कड़ाहा चढ़ता है, पूरे गांव में ऐसी महक फैल जाती है कि लोग अपने अपने काम छोड़कर सीधे दुकान की तरफ खिंचे चले आते हैं। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी है, मानो आज समोसे मुफ्त में बंट रहे हों। अंदर का नजारा और भी मजेदार है। द्वारिका काका बड़े मजे से खौलते तेल में सुनहरे समोसे तल रहे हैं और उनका चुलबुला हेल्पर सोनू 5G की स्पीड से पत्तलों में लाल हरी चटनी सजाने में लगा है। द्वारिका काका मुस्कुराते हुए, अरे सोनू, जरा चटनी में हरी मिर्च थोड़ी संभाल के डाल बेटा। पिछली बार तेरी चटनी खाकर पंडित जी की आंखों से ही पानी निकल आया था। काका आप चिल करो, आज की चटनी एकदम चटाकेदार बनी है। खुशबू से ही भीड़ पागल हो जाएगी। ये लो, पहली घानी तैयार। चल चल, ज्यादा हीरो मत बन। बाहर देख, लोगों की कैसी भीड़ लगी है। आज तो लग रहा है आधा गांव बिना मुंह धोए ही अपने समोसे खाने आ गया है। जल्दी जल्दी पत्तल लगा। पार्वती चाची अपनी सहेलियों के साथ बाहर बेंच पर बैठती हैं। सोनू किसी फिल्मी हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए उनके सामने पत्तलों में समोसे रखता है। पेश है हरिपुर का नंबर 1 काका स्पेशल समोसा। इसे खाओ और सास बहू के सारे टेंशन भूल जाओ चाची। अरे वाह रे सोनू, तेरी जुबान तो समोसे की चटनी से भी ज्यादा चटपटी हो गई है आजकल। क्या करे चाची, दिन भर कढ़ाई के पास रहकर मैं भी थोड़ा खस्ता हो गया हूँ। ओए सोनू, चाची को बातों में मत फंसा, उन्हें शांति से समोसा खाने दे। पार्वती चाची समोसे का एक बाइट लेती हैं और स्वाद के मजे में आंखें बंद करके सिर हिलाती हैं। मान गए द्वारिका भाई, तुम्हारे हाथों में तो पक्का कोई जादू है। शहर का पिज्जा बर्गर भी तुम्हारे समोसों के आगे एकदम फेल है। अरे जादू वादू कुछ नहीं है बहन जी, ये तो बस आप लोगों का प्यार और मेरी पुरानी कढ़ाई का कमाल है। तभी शंभू काका कंधे पर कुदाल लिए पसीने में तरबतर होकर आते हैं। उनके पीछे उनकी बेटी राधा भी आ रही है। शंभू काका चुपचाप बेंच पर बैठते हैं और द्वारिका काका बिना पूछे उनके सामने समोसे और कुल्हड़ वाली चाय रख देते हैं। आहा, द्वारिका मेरे भाई, तेरी इस चाय समोसे में जो जादू है ना, वो दुनिया की किसी दवाई में नहीं। मेरी तो सारी थकान ही छूमंतर हो जाती है। अरे भाई, ये चाय नहीं, तुम खेत वालों का पेट्रोल है। और राधा बिटिया, आज मास्टर जी ने डंडा चलाया या शाबाशी दी? प्रणाम काका, आज तो गणित के टेस्ट में मेरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। क्या बात है, फिर तो टॉप करने की खुशी में राधा को एक एक्स्ट्रा समोसा मिलना चाहिए। क्यों काका? अरे सोनू, तू इसे समोसे खिला खिला कर गोल मटोल करेगा क्या? गणित में इतना दिमाग चलाने के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए ना। राधा, तू टेंशन मत ले, आज तेरा भाई तुझे डबल खिलाएगा। एकदम सही, आज मेरी राधा बिटिया के लिए मेरी तरफ से पार्टी। सोनू की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़ते हैं। शंभू काका सुकून से चाय पीते हैं और दुकान पर एकदम हंसी खुशी वाला माहौल छा जाता है। तभी एक ऑटो दुकान के सामने आकर रुकता है। उसमें से द्वारिका काका का बेटा रमेश सूट बूट पहने बाहर निकलता है। अपनी ही दुकान का धुआं देखते ही वो ऐसे घूरता है जैसे किसी कूड़ेदान के पास आ गया हो। अरे काका, कढ़ाई छोड़ो, अपने रमेश भैया आ गए, एकदम अंग्रेज बाबू लग रहे हैं। काका खुशी से झंझरा वहीं छोड़कर दौड़े दौड़े बाहर आते हैं। अरे रमेश मेरे लाल, बिना बताए आ गया, आ गले लग जा। अरे बापू, दूर रहो, मेरे महंगे सूट पर तेल लग जाएगा। ये क्या धुआं धुआं कर रखा है? तभी सोनू मजे लेते हुए, अरे भैया, ये धुआं नहीं, अपने समोसों का देसी परफ्यूम है। तू चुप कर। बापू, कब बंद करोगे ये खटारा दुकान? मेरे ब्रांडेड कपड़ों में तेल की महक भर गई। अरे बेटा, ये महक नहीं, इसी दुकान की बरकत है। चल अंदर आजा, थक गया होगा। रमेश पैर पटकते हुए दुकान के अंदर आता है। वो अपना बैग जमीन पर फेंकता है और रमेश गुस्से से चीखते हुए, बापू, कब तक ये तेल और कालिख में सने रहोगे?
शहर में मेरा एक स्टैंडर्ड है। मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊं कि मेरे पिता सड़क किनारे ये कचरा बेचते हैं। रमेश बेटा, इसी कचरे ने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा साहब बनाया है। ये दुकान मेरी इज्जत है, मेरी रोजी रोटी है। मुझे कोई इज्जत विज्जत नहीं पता। मैं यहाँ फैसला करने आया हूँ। बहुत हो गया आपका ये तमाशा। अब ये खटारा दुकान बिकेगी। काका उदासी से अपना सिर झुका लेते हैं और दुकान में भारी सन्नाटा छा जाता है। रमेश की ये बदतमीजी देखकर बाहर बैठी पार्वती चाची का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से उठकर रमेश पर उंगली तान देती हैं। ए लड़के, जबान संभाल कर बात कर। जिस दुकान को तू कचरा कह रहा है ना, इसी की कमाई से तेरी फीस भरी जाती थी। आज 4 पैसे क्या कमा लिए, अपने बाप को ही आंखें दिखा रहा है। चाची बिल्कुल सही कह रही हैं रमेश भैया। काका ने आपको पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया है। आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम नौकरों और बाहर वालों को हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश झल्लाकर अपना बैग उठाता है और गुस्से में वहां से घर की तरफ चला जाता है। द्वारिका काका नम आंखों और भारी मन से अपने बेटे को दूर जाते हुए देखते रह जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में विक्रम कैफे नाम की एक बड़ी और चकाचौंध वाली दुकान का रिबन काटा जा रहा है। विक्रम एक चमकदार सूट पहने और गले में सोने की मोटी चेन लटकाए लोगों का स्वागत कर रहा है। उसके चेहरे पर एक शातिर और मतलबी मुस्कान है। आइए भाइयों आइए, विक्रम कैफे में आपका स्वागत है। आज उद्घाटन की खुशी में सब कुछ एकदम फ्री। खाइए और शहर वाले स्वाद का मजा लीजिए। गांव के लोग मुफ्त समोसों के लालच में दुकान की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। विक्रम एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुराता है, जैसे उसने अपना कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा कर लिया हो। रात का सन्नाटा है। सोनू अकेला घर लौट रहा है। तभी अंधेरे से निकलकर विक्रम अचानक उसका रास्ता रोक लेता है और नोटों की एक मोटी गड्डी उसके हाथ में थमा देता है। विक्रम बाबू, ये सब क्या है? कब तक उस बुढ़े की खटारा दुकान में पत्तलें उठाता रहेगा रे तू? ये तेरी नई जिंदगी का एडवांस है। मेरे नए कैफे में आ जा। पर द्वारिका काका को ऐसे बीच में? अरे काका को छोड़, मेरे यहाँ काम आधा और पैसा इतना मिलेगा कि तू अपना पक्का घर बना लेगा। सोच ले। सोनू हाथ में रखी नोटों की गड्डी को गौर से देखता है। विक्रम उसे शातिर नजरों से घूर रहा है। सोनू के चुलबुले चेहरे पर अचानक एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। वो विक्रम की तरफ देखता है, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। अगली सुबह दुकान पर द्वारिका काका चूल्हे के पास चाय बना रहे हैं। सोनू अपना थैला लेकर वहां आता है, पर काका से नजरें चुरा रहा है और बिना कुछ बोले सीधे विक्रम कैफे की तरफ मुड़ जाता है। अरे सोनू, कहाँ जा रहा है बेटा? आज दुकान नहीं लगानी क्या? मुझे माफ कर दो काका, अब से मैं विक्रम बाबू के पास ही काम करूंगा। इतना कहकर सोनू तेज कदमों से वहां से चला जाता है। काका के हाथ से चाय का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। देख लिया बापू अपने इस वफादार नौकर को। चुप कर रमेश। क्यों चुप करूं? जहां पैसे की खुशबू आई वो दुम हिलाता हुआ चला गया। पर वो तो अपने घर के बच्चे जैसा था। कोई अपना नहीं होता बापू। मैं कहता था ना, इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है। अब अपनी ये चाय मिट्टी में मिलाओ और रोते रहो। रमेश मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और काका बेबस खड़े रह जाते हैं। वक्त बीतता गया, साथ ही दुकान की रौनक भी पूरी तरह उजड़ गई। चूल्हा बुझा हुआ है और कढ़ाई उल्टी पड़ी है। शंभू काका और पार्वती चाची बंद दुकान को उदास नजरों से देख रहे हैं। इस चौराहे की तो रौनक ही छिन गई पार्वती। न चाय की महक रही, न वो हंसी ठिठोली। सच कहा शंभू भाई, विक्रम की चकाचौंध ने सब खत्म कर दिया। मुझे तो बस द्वारिका भाई की चिंता है, पता नहीं किस हाल में होंगे। हाँ, उस घमंडी रमेश और सोनू ने मिलकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अंदर से तोड़ दिया है इंसान को। इतना कहकर दोनों उदास मन से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं और पीछे रह जाती है बस एक सूनी
और खामोश दुकान। दोपहर का सन्नाटा है। राधा छिपते छिपाते विक्रम के कैफे के पिछले दरवाजे के पास आती है। वो खिड़की से दबे पांव अंदर झांकती है। अंदर सोनू बहुत घबराहट और जल्दबाजी में बक्सों के पीछे कुछ ढूंढ रहा है। कहाँ छिपा कर रखा है उस मक्कार ने? यहीं तो देखा था मैंने कल रात को। ये सोनू यहाँ विक्रम की रसोई में क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था इसके इरादे ठीक नहीं हैं। मुझे इसका सच सामने लाना ही होगा। शाम हो चुकी थी। सोनू अकेला सिर झुकाए रास्ते से गुजर रहा है। तभी राधा अचानक एक पेड़ के पीछे से बाहर आती है। रुक जा गद्दार, क्या ढूंढ रहा था आज दोपहर विक्रम की रसोई में? और कितने पैसे चुराने का इरादा है तेरा? राधा, तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर क्या कर रहा था वहाँ? काका ने तुझे बेटे की तरह पाला और तूने चंद रुपयों के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। तुझे शर्म नहीं आई? उनकी दुकान बंद हो गई तेरी वजह से। राधा की बात सुनकर सोनू का सब्र टूट जाता है और रोते हुए बोलता है, मैंने काका को धोखा नहीं दिया है राधा। मैं मजबूर था। मुझे एक सच का पता लगाना था। सच? कैसा सच सोनू? अगर मैं बताऊंगा तो तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी राधा। मेरे साथ चल, मैं तुझे खुद अपनी आंखों से दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में सोनू राधा को विक्रम कैफे के गोदाम के पीछे ले आता है। दोनों एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकते हैं। अंदर विक्रम सड़े हुए काले आलू और एक्सपायरी डेट वाले तेल के डिब्बे बोरियों में छिपा रहा है। ये बेवकूफ काम वाले मुफ्त के नाम पर जहर भी मजे से खा लेंगे। इसी सस्ते और सड़े माल से मेरा कैफे रातों रात चमकेगा। सुना तूने राधा? विक्रम इसी सड़े हुए सामान से समोसे बना रहा है। मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, इसलिए मैं गद्दार बनकर यहाँ काम करने आया था। हे भगवान, ये तो चंद पैसों के लिए पूरे गांव की जान से खेल रहा है। मुझे बस यही सबूत चाहिए था, पर मेरे पास फोन नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। राधा तुरंत अपनी जेब से फोन निकालते हुए, तू चिंता मत कर सोनू, आज इस मक्कार का सारा सच इस कैमरे में कैद होगा। कल मेले में इसका घमंड टूटेगा। आधी रात का समय है। रमेश अपने कमरे में सो रहा है। अचानक तेज हवा चलने से खिड़की खुल जाती है। रमेश की नींद टूटती है। वो उठकर बाहर देखता है। सामने द्वारिका ताका अंधेरे में अकेले अपनी बंद दुकान का काउंटर एक कपड़े से साफ कर रहे हैं। इतनी रात हो गई फिर भी बापू इस बंद दुकान को साफ कर रहे हैं। समझ नहीं आता आखिर ऐसा क्या है इस पुरानी दुकान में जो ये इसे छोड़ ही नहीं पाते। रमेश काका को चुपचाप काम करते देखता रहता है। काका के चेहरे पर उदासी है, लेकिन दुकान के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसों के घमंड में मैंने बापू का दिल तोड़ दिया। जिस दुकान ने मुझे इस लायक बनाया, मैंने उसी का अपमान किया। मुझे माफ कर दो बापू। अगले दिन गांव में देवी माँ का बड़ा मेला लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर देवी माँ की पूजा करते हैं और पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह का रंग छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के विशाल स्टॉल पर समोसों का पहाड़ सजा हुआ है, जिसके सामने गांव वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे, आज तो पूरा गांव विक्रम कैफे के समोसे खाने आया है। विक्रम भाई, आज तो तुम्हारी चांदी है। लाओ 4 पत्तल हमें भी दे दो। शंभू काका, शहर का स्वाद है ये। वो द्वारिका बुड्ढे के जले हुए समोसे भूल जाओगे आप लोग। आज के बाद इस गांव में सिर्फ विक्रम का नाम चलेगा। विक्रम घमंड से हंसता है। उसे यकीन है कि अब इस गांव में उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा। पार्वती चाची मजे से समोसा खा रही हैं। अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठता है और वो दर्द से कराहते हुए, अरे मेरे पेट में तो जैसे चूहे काटने लगे हैं। हाय राम, मेरी तो जान निकल रही है। कैसा समोसा खिला दिया। तभी पास खड़े कुछ बच्चे भी पेट पकड़कर रोने लगते हैं। माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे उल्टी आ रही है। ये क्या हो रहा है? पार्वती, क्या हुआ तुझे?
शंभू काका सीधे विक्रम के पास जाते हैं और गुस्से में, ओए विक्रम, क्या मिलाया है तूने इन समोसों में? जहर खिला रहा है हमारे गांव वालों को। ओए बुड्ढे, जबान संभाल। इस शहर का माल है, तुम लोगों का हाजमा ही खराब है। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। झूठे मक्कार, अगर मेरी पार्वती और बच्चों को कुछ हुआ ना तो तेरा स्टॉल यहीं चला दूंगा। तभी सोनू और राधा भीड़ को चीरते हुए तेजी से सरपंच के पास आते हैं। राधा बिना कोई देरी किए सीधे सरपंच से कहती है, सरपंच जी, विक्रम झूठ बोल रहा है। पैसों के लालच में ये पूरे गांव को धीमा जहर खिला रहा है। हाँ सरपंच जी, ये मक्कार सड़े हुए आलू और एक्सपायरी तेल से समोसे बना रहा है। मैंने इसके यहाँ काम ही सबूत जुटाने के लिए किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? सोनू फोन सरपंच को देकर वीडियो चालू कर देता है। फोन से विक्रम की आवाज गूंज उठती है, जिसमें वो सड़े हुए सामान से समोसे बनाने और गांव वालों को ठगने की बात खुद कबूल कर रहा है। ये करतूत देखकर सरपंच सन्न रह जाते हैं। विक्रम, तेरी इतनी हिम्मत! चंद रुपयों के लिए तूने हमारे मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया। तो इंसान है या राक्षस? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। माफी कैसे दे दे? हमारे बच्चों को जहर खिलाया है इसने। मारो इस धोखेबाज को, तोड़ दो इसका स्टॉल। गुस्साए गांव वाले विक्रम को पीटने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी पुलिस वाले भीड़ को हटाते हुए तेजी से अंदर आते हैं। पीछे हटो सब, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। चल बे विक्रम, अब तेरी सारी भरपाई हवालात में होगी। चल थाने। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाती है। घमंड में चूर विक्रम का सिर अब शर्म और डर से नीचे झुका हुआ है। मेले के हंगामे के बाद सोनू पुरानी दुकान पर आता है। द्वारिका काका उदास और चुपचाप बैठे हैं। सोनू उनके पास जाता है और उनके घुटनों के पास जमीन पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो काका। मुझे झूठा और गद्दार इसलिए बनना पड़ा ताकि विक्रम का सच सबके सामने ला सकूं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पगले, तूने तो आज बेटे से बढ़कर अपना फर्ज निभाया है। मैं तो सोच रहा था कि जब मेरा अपना खून ही मेरा नहीं रहा तो तू क्या रुकेगा। तभी पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज आती है। रमेश रोते हुए आता है और सीधे काका के पैरों में गिर जाता है। बापू, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के घमंड में अंधा होकर मैंने आपका और इस दुकान का बहुत अपमान किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बापू। शहर की चकाचौंध ने मुझे अपनों से दूर कर दिया था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रमेश की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर काका का दिल पिघल जाता है। रमेश, मेरे बच्चे, उठ जा बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने अपनी भूल मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। काका प्यार से रमेश और सोनू की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और आज काका की पुरानी दुकान में फिर से रौनक लौट आई है। कुछ महीनों बाद पुरानी दुकान का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है और गर्मा गर्म समोसों की खुशबू पूरे माहौल में फैली रहती है। पार्वती चाची, आज तो आपको 3 समोसे खाने ही पड़ेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त। रमेश बेटा, तू इतने प्यार से खिलाएगा तो मैं मना कैसे करूं? तेरे बापू के हाथों का स्वाद अब तुझ में भी आ गया है। अरे आराम से बच्चों, धक्का मुक्की नहीं, सबको मिलेंगे। सोनू बेटा, जरा जल्दी से चटनी तो लाना। अभी लाया काका। आज की पुदीने की चटनी खाकर तो पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा, है ना द्वारिका काका? बिल्कुल मेरे शेर। आज मेरी इस दुकान में सच की बहार लौट आई है। दुकान में सब हंस पड़ते हैं। एक बार फिर उस छोटी सी दुकान में पुरानी रौनक और खुशियां लौट आई हैं।